सुशीला के दो बेटे थे, अंबर और चंदर। 2 साल पहले चंदर की शादी रानी से हुई थी। मेरी बहू कितनी संस्कारी है, हर समय घूंघट किए रहती है। अब दूसरे बेटे अंबर की शादी बहुत ही मॉडर्न लड़की मायरा से हुई। नई बहू घूंघट में आती है। अपने कमरे में मायरा बड़बड़ाती है। उफ, कितनी गर्मी है। मैं 5 मीटर की साड़ी में तो घुटकर मर जाऊंगी। अभी चेंज करती हूँ। गांव की औरतें जब मायरा को देखने आईं, तो वह जीन्स और टॉप पहने कुर्सी पर बैठी थी। जूड़े या चोटी की जगह उसके बाल कटे थे। उसको देखकर औरतें कहने लगी, हाय राम, यह कैसी सी बहू है। दूसरी औरत बोली, हमारे यहाँ तो कभी ऐसी बहू नहीं आई। तीसरी औरत ने कहा, राम राम सुशीला, यह तुम्हारी बहू कैसी है। इसने तो तुम्हारी नाक कटवा दी। सुशीला यह सब देखकर बहुत नाराज थी। बहू, रानी को देखकर कुछ सीख लो। तुमने तो सबके सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ। उसकी दूसरी बहू रानी मायरा से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि वह सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। रानी मायरा को नीचा दिखाने के मौके ढूंढने लगी। बहू मायरा, आज बहू भोज की दावत है। खाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या होता है मम्मी? हे भगवान, कैसी बेवकूफ बहू हो तुम। अरे, इस दावत में बहू खाना बनाती है और सभी लोग खाते हैं। खाना खाकर लोग बहू को नेक उपहार देते हैं। अच्छा मम्मी। मायरा खाना बनाने के लिए जुट गई। सुशीला देखने आई कि देखे बहू खाना कैसे बनाती है। मायरा ने एक टेबल पर लैपटॉप सामने रखा था। वह हर डिश की रेसिपी देखकर सामान इकट्ठा कर रही थी और उसी के अनुसार बना रही थी। हे भगवान, यह लैपटॉप से देखकर खाना बनाएगी? तब तो यह हमारी नाक कटवा देगी। देखना आज इसकी कैसी हंसी उड़ेगी। मायरा ने 12 बजे तक सारी सब्जियां बना ली। खीर, पुआ, हलवा भी बन चुका था। बस अब कचौड़ी ही निकलनी बाकी थी। रानी अपने कमरे में बेड पर पड़ी पड़ी ईर्ष्या में फूकी जा रही थी और बड़बड़ा रही थी, देखो, आज ऐसा काम करती हूँ कि अब इसकी बदनामी हो जाएगी। सब कहेंगे कि यह तो पागल है, पागल। रानी ने मायरा से कहा, मायरा, 1 कप चाय बना देना। मायरा चाय बनाकर सबको देने गई। इतनी देर में रानी ने जल्दी से किचन में जाकर एक मुट्ठी नमक और मिर्च सभी सब्जियों में झोंक दिया। इसके बाद वह खुश होकर अपने बेड पर बैठ गई और बोली, अब मजा आएगा। जब सब खाना खाएंगे फिर तो मायरा की वजीहत होगी। सुशीला ने कहा, बहू लाओ, पहले मैं सब्जी चक्कर देख लूं, नहीं तो बाद में पता चले कि कोई कमी है। सब्जी चखते ही उसका तो मुंह जलने लगा और उसके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया, क्योंकि नमक और मिर्च दोनों ही बहुत ज्यादा थे। सुशीला बहुत नाराज हो रही थी और कह रही थी, मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगी। सुशीला ने मायरा को बहुत डांटा। मायरा रोने लगी, लेकिन उसने संभालने की कोशिश की, क्योंकि समय बहुत कम रह गया था और लोग आने ही वाले थे। उसने तुरंत ही लैपटॉप में सर्च किया, सब्जी में ज्यादा नमक पड़ जाने पर क्या करें। मायरा बोली, अब मैं इन सब्जियों को और टेस्टी बनाती हूँ। उन सब्जियों में उसने आटे की छोटी छोटी पूड़ियों जैसी गोलियां बनाकर डाली। बटर मलाई डाली, थोड़ा टमाटर, थोड़ा नींबू, थोड़ा घी डाला। वे ढेर सारी सब्जियां अब टेस्टी सब्जियां बन चुकी थीं। खाना पीना शुरू हो चुका था। चहल पहल शोरगुल मचा था। खाने पीने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। फिर तो आए दिन ऐसा होने लगा।
कभी चाय में चीनी डबल होती तो कभी सब्जी में नमक दूना होता। सुशीला ने रानी को ऐसा करते देख भी लिया, लेकिन वह भी मायरा से नाराज रहती थी, इसलिए उसने रानी से कुछ नहीं कहा। उल्टे गुस्से के कारण मायरा को ही डांटती रहती थी। रानी छिपकर काम बिगाड़ती रहती थी, जिससे मायरा की खूब डांट पड़ती। सुशीला हर समय उसे फटकारती रहती थी और रानी की तारीफ करती रहती थी। एक दिन अचानक सुशीला के सीने में दर्द होने लगा। फिर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था, केवल रानी, सुशीला और मायरा ही थी। मायरा ने देर नहीं की, उसने फौरन हॉस्पिटल में परिचित डॉक्टर को फोन किया और बोली, हेलो डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनके सीने में तेज दर्द है। ये तो अटैक का लक्षण हो सकता है। देरी होने पर उनकी जान भी जा सकती है। आप फौरन हॉस्पिटल में ले आइए। देखिए, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं जरा एक केस में उलझा हुआ हूं। मायरा ने कहा, ओके, मैं लाती हूँ। मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई सवारी भी अभी नहीं मिलेगी। हाँ, वह बाइक खड़ी है, मैं तो बाइक रेस की चैंपियन हूँ। मायरा ने देर नहीं की। अंबर की बाइक खड़ी थी। मायरा बोली, मम्मी जी, आप बाइक पर बैठ सकती हैं क्या? आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ अभी। आप परेशान मत होइए मम्मी जी। उसने सुशीला को बाइक पर बिठाया और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा दिया। तुम इन्हें समय पर ले आईं, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता था। 2-3 दिन एडमिट रहने के बाद सुशीला डिस्चार्ज होकर घर आ गई। मायरा ने उनकी खूब सेवा की। इस बीच में चालाक रानी बहाना बनाकर अपने मायके चली गई, जिससे उसे कुछ करना ना पड़े। बिस्तर पर पड़े पड़े सुशीला अकेलापन महसूस करती तो मायरा उसे अपने स्मार्टफोन से भजन कहानियां सुनाती। ऑनलाइन शॉपिंग करके होम डिलीवरी से घर बैठे ही दूध, फल, सब्जी आदि मंगवा लेती। डॉक्टर के यहाँ से चेकअप और दवाएं आदि भी वही करवाती रहती थी, जिससे अंबर और चंदर किसी को भी छुट्टी नहीं करनी पड़ी। अब सुशीला को अपनी मॉडर्न बहू की अहमियत मालूम पड़ी। सुशीला बोली, मायरा बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की, और मैं रानी की तारीफ करती रहती थी, लेकिन वह तो मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई। तुमने तो मेरी बेटी की तरह मेरी सेवा की है। मायरा ने कहा, मेरी मम्मी तो बचपन में ही मर गई थी, तो मैं तो आपको ही अपनी मम्मी समझती हूँ। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। केवल घूंघट से ही कोई संस्कार ही नहीं होता। संस्कार तो अच्छे गुणों से होता है। अगर तुम मॉडर्न नहीं होती तो आज मेरी जान भी नहीं बचती। मायरा ने बोला, मम्मी, आप भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। अब सुशीला भी मॉडर्न हो गई है। रानी अपने मायके से लौट कर आ गई। उसने फिर से वही काम किया, लेकिन इस बार सुशीला ने उसे बहुत डांटा और बोली, खबरदार, कभी तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो। मायरा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वह सभी काम बहुत अच्छे से करती है। इतने दिनों तक उसने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया है। बेहतर होगा तुम भी अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ, किसी को नीचे गिराकर तुम कभी भी ऊंची नहीं हो सकती। रानी बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने दोनों से क्षमा मांगी और उसने भी अपनी आदतें सुधार ली। शांतिपुर नामक गांव में सेठ चंपकलाल रहते थे। उनका भोला नाम का दोस्त था। सेठ जी दुकान पर चले जाते तो भोला उनके घर में आकर सेठानी से गप्पे हाँका करता था। धीरे धीरे उसने सेठानी को अपने जाल में फांस लिया। वह सेठानी से जो बातें करता था वह जाकर सेठ जी को बताता था। धीरे धीरे सेठ जी को शक होने लगा कि हो ना हो यह उनके घर की बातें उन्हें बताया करता है, क्योंकि उसकी बातें उनके घर से मेल खाती थीं।
एक दिन सेठ जी बर्फी लेकर आए। उन्होंने बाहर से ही पुकारा, अरे कहाँ हो सेठानी? उस समय भोला सेठ जी के यहां ही जमा हुआ बैठा था। अचानक सेठ जी को आया देखकर भोला और सेठानी चौंक गए। सेठानी ने कहा, ऐसा करती हूँ, तुम्हें इस चटाई में लपेट देती हूँ और कोने में खड़ा कर देती हूँ। सेठानी ने झटपट उसे चटाई में लपेटकर उसको कोने में खड़ा कर दिया। तब तक सेठ जी अंदर आ गए। देखो मैं ये बर्फी लाया हूँ, आओ बैठकर बर्फी खा लो। सेठानी ने कहा, आओ एक शर्त लगाते हैं, बर्फी फेंकते हैं, जिसकी बर्फी चटाई के अंदर चली जाएगी वही एक बर्फी खाएगा। इस तरह से आधे से ज्यादा बर्फी तो भोला ही गड़प कर गया। दूसरे दिन भोला ने सेठ जी की दुकान पर जाकर यह किस्सा बड़ा रस ले लेकर सुनाया। अब तो सेठ जी को पक्का मालूम हो गया था कि यह तो उनके ही घर का मटिया मेट कर रहा है। गुस्से को पीते हुए इस अप्रिय प्रसंग को बदलने के लिए सेठ जी ने जिक्र किया, क्या तुम्हें पता है एक संकर बीज इजाद किया गया है, उसमें तरबूज की बेल पर खरबूजा लगता है। देखो सेठ जी, पहली बात तो ऐसा बीज है ही नहीं, और अगर ऐसा बीज आप ले भी आए हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो उगेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो फिर लगा लो शर्त। और अगर मैं जीत जाऊं तो? अरे तू जो भी कहेगा मैं तुझे वही दूंगा। तो ठीक है, अगर मैं शर्त जीत जाऊंगा तो जिस चीज पर मैं हाथ रख दूंगा वो मेरी हो जाएगी। ठीक है, मंजूर है। दूसरे दिन, तुम इन बीजों को थोड़ा आग में भून दो, ये उगेंगे ही नहीं। उसने ऐसा ही किया। उन्हें बोया गया, उनकी खूब देखभाल हुई, मगर बीज जमा ही नहीं। सेठ जी शर्त हार गए। अब तो शर्त पूरी करने की बारी थी। मैं दूसरे दिन आऊंगा और जिस चीज पर हाथ रख दूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी अच्छी तरह से जानते थे कि भोला सेठानी पर हाथ रखेगा। अब वे बहुत चिंतित हो गए। ऐसे समय में उन्हें अपने एक मित्र की याद आई। बड़े से बड़े झगड़े को वह चुटकियों में सुलझा देता था। सेठ जी उन्हें बुलाने के लिए चल पड़े, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि वह अपने ससुराल गए हैं। सेठ जी तुरंत उन्हें बुलाने के लिए वहां से चल पड़े। गांव के बाहर उन्होंने चरवाहे से गांव का नाम पूछा। उसने रास्ता तो बताया, मगर बोला, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। सेठ जी ने चरवाहे को ढेर सारा गुड़ दिया। नहीं, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। उन्होंने पड़ोस के गांव से गुड़ की 10 किलो की भेली मंगवाई और वह चरवाहे को दे दी। नहीं नहीं, हम तो बहुत सा गुड़ लेंगे। तभी उधर से माधव निकले। अरे मैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए ही तो निकला था। मैंने इनसे तुम्हारे घर का रास्ता पूछ लिया और मैं मुसीबत में फंस गया। इनसे मैंने कहा था कि तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं तुम्हें बहुत सा गुड़ दूंगा। मैंने इतना सारा गुड़ दे दिया, तब भी ये नहीं ले रहे हैं। बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी समस्या है? एक तरफ उन्होंने 100 ग्राम की और दूसरी तरफ 250 ग्राम की डली रखी। ओरे बता, इसमें से बहुत सा गुड़ कौन सा है? उसने 250 ग्राम वाली डली की तरफ इशारा कर दिया। ये बहुत सा गुड़ है। चल उठा ले बहुत सा गुड़। अब चरवाहा पछताता हुआ 100 ग्राम गुड़ ले गया। अब सेठ जी ने माधव को अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। चिंता मत करो, कल चलकर मैं सब ठीक कर दूंगा। शाम के समय नाई आया। माधव तो झगड़ा निपटाने गए हुए थे। तुम मेरी हजामत बना दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। नाई ने उनकी हजामत बना दी, फिर हाथ फैलाकर बोला, बाबूजी लाओ कुछ।
सेठ जी ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। नहीं नहीं, ये नहीं लूंगा, मुझे कुछ लाओ। फिर सेठ जी ने 20 रुपए दिए। नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। अब सेठ जी ने 50 रुपए दिए। नहीं नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। आखिरकार सेठ जी ने 100 रुपए कर दिए। नाई तब भी बोला, नहीं, मैं तो कुछ लूंगा। तब तक माधव वापस आ गए और उन्होंने यह झगड़ा देखा। माधव नल के पास गए और पानी से भरे जग में 1 रुपए का सिक्का डालकर वापस लौटे। अरे जरा नल से वो पानी का जग ले आ। नाई जग लेने गया और जग में झांक कर बोला, बापूजी, इसमें तो कुछ है। कुछ है तो निकाल ले और अपने घर जा। नाई पछताता हुआ 1 रुपया लेकर चला गया। उधर भोला ने सेठानी से कहा, देखो, जितना जेवर है वो सब पहन लेना, मैं आऊंगा और तुम पर हाथ रख दूंगा। यह समझाकर भोला वहां से चला गया। दूसरे दिन दोपहर तक सेठ जी और माधव भी वहां आ गए। सेठानी जी को उन्होंने 2 मंजिले वाले कमरे में ऊपर बैठा दिया। थोड़ी देर में भोला भी आ गया। शर्त के अनुसार अब तुम सबसे पहले जिस चीज पर चाहो उस पर अपना हाथ रखो, वही तुम्हारी हो जाएगी। भोला सेठानी को ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं मिली। यह देखकर सेठानी ने अपने पैर को पटका तो पायल की झंकार सुनाई दी। अब भोला ने जान लिया कि सेठानी जी छत पर है। छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगा दी गई, जिस पर चढ़कर सेठानी ऊपर गई थी। भोला सीढ़ी चढ़ने लगा। वह सीढ़ी का एक डंडा चढ़ा, फिर दूसरा चढ़ा, फिर तीसरा। माधव की गरजदार आवाज आई, बस खबरदार, जो अब एक डंडा भी चढ़े, बेईमानी की भी हद होती है। तुमने सीढ़ी के एक डंडे पर हाथ रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने दूसरे पर हाथ रखा तो मैंने कुछ नहीं कहा। हद तो तब हो गई जब तुमने तीसरे डंडे पर भी हाथ रख दिया। सेठ जी, देखते क्या हो, सीढ़ी के 3 डंडे निकालकर इसको दे दो। हम फिर भी इसकी बेईमानी सहन किए जा रहे हैं। कायदे में तो इसका एक ही डंडा बनता है। अरे भाई, यही तो शर्त थी कि तुम जिस चीज पर सबसे पहले हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। सेठ जी ने सीढ़ी के 3 डंडे उखाड़ भोला को थमा दिए। वह सिर झुकाए चुपचाप वहां से डंडे लेकर पछताता हुआ चला गया।